तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। साइंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो फिजिक्स का, कौन सा है? लाइट। जो 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए थोड़ा इजी भी होता है, स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। और कईयों के अंदर फिजिक्स नाम से जो भूत बैठ जाता है वो भी होता है कि पता नहीं क्या होगा इस चैप्टर के अंदर। तो इसको हम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। आज का जो सेशन है इसमें हम पूरा रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट समझेंगे। रिफ्लेक्शन किस किस से होता है? मिरर से, प्लेन मिरर से होता है। और दूसरा रिफ्लेक्शन किससे होता है? कर्व्ड मिरर से होता है। लेंस से रिफ्रैक्शन होता है भाई, हैं, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा कम बचा कर ताकि ठीक रहेगा, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, इन दो से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, जब रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट करें इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। अगर मैं बात करूं लाइट ही क्या है, अगर आपको बात करूं लाइट क्या है, लाइट, आपको कोई पूछ ले व्हाट इज द लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद में बात करेंगे लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी, दैट इज लाइट। एनर्जी की फॉर्म को हम लोग लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी, यहाँ पे जो अपन लाइट की बात करेंगे, हम लोग लाइट का जो नेचर लेंगे दैट इज रे नेचर। किसका लेंगे? रे। हम हमेशा जो लाइट को कंसिडर करेंगे तो एज ए रे लाइट कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करेंगे? रे लाइट एक रे होगी जो पर्टिकुलर किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है। रे लाइट के बारे में बात, कौन सा नेचर की बात करेंगे? रे लाइट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर लाइट के अलग अलग फिनोमेना होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सारे के सारे लाइट के फिनोमेना है जो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा आपके सिलेबस में कौन कौन सा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये चार फिनोमेना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग। तो सबसे पहला फिनोमेना जो हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन, सबसे पहले अगर बात करें रिफ्लेक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स क्या होता है बताओगे आप? रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स करना किसी चीज को, जैसे अपन बायो में पढ़ते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या करता है? जो एक सिग्नल मिलता है उस सिग्नल को कहां तक लेकर जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ट्रांसमिट होकर वापस अपने तक आता है नहीं आता है? तो पूरा का जो पूरा आर्क बनता है दैट इज नोन एज दी रिफ्लेक्स आर्क। तो यहां पे भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद सरफेस ऑफ द अनदर मीडिया। कोई भी एक लाइट रे है, यहां से रे आई लाइट की, इंसिडेंट हुई एक सरफेस पे, इस सरफेस पे आके वापिस से क्या होगी? बाउंस बैक होगी। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन आपका अलग अलग सरफेस से हो सकता है। वहां पे आपके सरफेस प्लेन भी हो सकती है, वहां पे आपकी सरफेस रफ भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? रफ सरफेस भी हो सकती है और प्लेन सरफेस भी हो सकती है। तो रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसका हम लोग स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आपको पूछे इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। इरेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां से होगा? रफ सरफेस, जैसे आपकी रफ सरफेस है, ऐसी कोई रफ सरफेस है, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा लाइट का। तो यहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन जो होता है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, कोई उसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है सो दैट रिफ्लेक्शन विल बी फ्रॉम स्मूथ सरफेस। ये कहां से होगा? स्मूथ सरफेस से होगा।
किससे होगा ये रिफ्लेक्शन? स्मूथ सरफेस से होगा। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक स्मूथ सरफेस से होता है। कहां से होता है? स्मूथ सरफेस से होता है। तो इसके अंदर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? फिक्स डायरेक्शन में होगा। मींस यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे। हम लोग लॉ लगा सकते हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है। अब अपन बात करें रिफ्लेक्शन कौन से की बात करेंगे? हम लोग बात यहां पे करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन की हम बात करते। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? एक प्लेनर सरफेस से होता है। किससे होता है? एक प्लेनर सरफेस से होता है। ये एक प्लेन सरफेस है। इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज नोन एज द नॉर्मल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। ये ऐसी लाइन है, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये होता है एन, इसको लिखते हैं एन से, नॉर्मल। तो एनी परपेंडिकुलर लाइन टू दिस सरफेस, या वी कैन से perpendicular line to the reflective surface, perpendicular line to the reflective surface, that is known as नॉर्मल। नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल बोलते हैं। तो इस नॉर्मल से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहां पे रे इंसिडेंट होती है इस प्लेनर सरफेस पे। लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है। एंगल हमेशा कहां मेजर होगा? एंगल कहां से मेजर होगा? नॉर्मल से। मिरर की सरफेस से मेजर नहीं होता है। कहां से होता है? नॉर्मल से। नॉर्मल से हुआ, यहां से वापस जाएगा, ये जो बना आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। और ये जो रे होती है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान क्या देना है? एंगल सबसे पहले किससे मेजर करना है? नॉर्मल से। किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से। मिरर की सरफेस से नहीं करते हैं। किससे करते हैं? नॉर्मल से। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बात करें तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? ये पूरा एक बोर्ड एक प्लेन मान सकते हैं। इसी प्लेन में क्या है? इंसिडेंट रे है। इसी प्लेन में क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। इसी प्लेन में क्या है? तो तीनों किस में होंगे? सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? तीसरी चीज यहां पे ध्यान रखना, अगर कोई लाइट की रे, कोई लाइट की रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, ये नॉर्मल है, इसी के अलोंग रे आ रही है, तो इट विल ट्रेस इट सेम पाथ। वापिस ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट सेम पाथ से हो जाएगी। रिफ्लेक्ट क्या होगी? सेम। क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है नॉर्मल के साथ? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना रहेगा इसका? 0। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? अब मुझे यहां बताओ कि ये जो रे ऐसे आई, ये जो रे ऐसे आई, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, बताना। ये रे ऐसे आई, ये क्या है इसका? ये क्या है? नॉर्मल। यहां से रे आई, कितना एंगल बना इंसिडेंस का? आई। ठीक है। यहां से रे गई, कितना एंगल बना? आर। आई और आर क्या है? इक्वल। अब आपको पूछे कि ये रे जो कितने एंगल से डेविएट हुई, डेविएशन कितने एंगल का हुआ, निकाल सकते हो क्या? एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे? आई प्लस आर डेविएशन नहीं है बेटा। पहले डायरेक्शन ये थी, तुझे जाना चाहिए था इस रास्ते, तेरा रास्ता इस, तेरा घर इस रास्ते पे था, पर तुझे किसी और से मिलने के लिए जाना पड़ा इधर, ये तेरा डेविएशन हुआ।
ये तेरा डेविएशन हुआ, क्योंकि इसका घर इधर था, तेरा घर इधर था, इसलिए तुम यहां से डेविएट हुआ कि नहीं हुआ। ये जो डेविएशन है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अब पूछ ले कितना डेविएशन होगा। तो ये सीधा रास्ता था पूरा, ये पूरा एंगल कितना बन रहा था? 180। इसमें से तुम कितने से ये इतना ये कम हो गया, ये डेविएशन हुआ कि नहीं, ये वाला डेविएशन हुआ। तो अगर डेल एंगल निकालना है तो वो क्या होगा? 180 माइनस आई प्लस आर। और हमने पहले ही पढ़ लिया आई और आर क्या है? इक्वल है। तो आर को आई लिख सकते हैं, तो डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस आई प्लस आई। तो डेल इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2i का होगा। समझ में आई बात? कि यहां से डेविएशन, अगर आपको पूछे कि नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो डेविएशन कितना होगा? ये रे ऐसी थी, इधर से आई, इधर से वापस चली गई, कितना डेविएशन हुआ? 0 नहीं हुआ, 360 भी नहीं हुआ। इधर जा रही थी, इधर वापस आ गई, कितना हुआ? ये 180 का डेविएशन हुआ। कितना हुआ? 180। अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो 180 का डेविएशन होगा। और यहां पे देख लो, जब नॉर्मल के अलोंग आ रही तो आई कितना है? आई कितना है? 0। 180 माइनस 2 इंटू 0 कितना आया? 180। 2 इंटू 0 0 हो गया ना। तो रिफ्लेक्शन के अंदर ध्यान रखना, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कोई दूसरा मिरर हो, कर्व मिरर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 180 माइनस आई किसके साथ एंगल है? आई किसके साथ एंगल है? आई किसके साथ एंगल है? नॉर्मल के साथ। किसके साथ है? समझ में आई बात? एंगल हमेशा किससे मेजर होगा? नॉर्मल से। किससे मेजर होगा? तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल मेजर विद नॉर्मल। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? इफ रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग नॉर्मल। अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो वापस भी नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं किसी को भी? पक्का? ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2i। अगर नॉर्मल का अलोंग है तो डेविएशन कितना होगा? 180 डिग्री। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। समझ में आ गई बात? डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पाथ। चेंज इन, कितने से चेंज हुआ पाथ, तो ये डेविएशन एंगल हमने निकाला। डेविएशन का मतलब जाना इधर था और चला गया इधर, इसी को बोलते हैं डेविएशन होना। डेविएट होना बोलते नहीं बोल रहे हैं? समझ में आ गई बात? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गए क्या होता है? तो यही यही दोनों चीजें लिख रखी है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल थ्रू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सारे के सारे किसमें हैं? ये हमने पहले ही पढ़ लिया। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से सुबह उठते आपने शक्ल देखते हो, किसमें देखते हो? किसमें देखते हो? अरे घरों में जो लगा है कांच, वो कौन सा है? प्लेन मिरर है। अब मुझे बताओ आपकी शक्ल की क्या विशेषता होती है जब आप अपनी शक्ल देखते हो मिरर के अंदर? तो है जैसी आपकी शक्ल है वैसी दिखती है, इसमें कुछ चेंज आता है? इन्वर्टेड तो नहीं दिखती, तेरी टांगे ऊपर दिखती क्या? है? भाई इसको टांगे ऊपर दिखती, ध्यान रखना रे। तो है क्या आरती टांगे ऊपर दिखती है? माथा दिखता है ऊपर? है कुछ तो होगा उसमें। क्या जितनी तेरे से मुंह है उतना ही बड़ा दिखता है या 4 गुना बड़ा दिखता है उसमें? या छोटा दिखता है? सेम दिखता है। पक्का सेम दिखता है? हैं? इस कान में जो बाली पहन रखी है वो इस कान में दिखती है, इसी कान में दिखती है? दूसरे वाले में दिखती है। लेफ्ट
जो अच्छा यही कहने की कोशिश कर रहा था। तो इसको इन्वर्टेड नहीं बोलते बेटा, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट पार्ट राइट में दिखे, राइट पार्ट लेफ्ट में दिखे, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो आपकी शक्ल जितनी है उतनी उसमें दिखती है, तो इसका मतलब जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है। क्या होती है? सेम साइज की होती है। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज के राइट में दिखता है, राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर विल बी लेटरली इन्वर्टेड। क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट थिंग अपने पास अगर देखें, लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब आप मिरर के जितना आगे खड़े होते हो उतनी पीछे इमेज बनती है या पास में बनती है? आप घर पे जाना, आज काम करना, कांच को सामने रखना, इसके सामने भागना, दूर से भागोगे ना, जैसे आप दूर से उसके पास भागोगे आपके सामने की जो शक्ल है आपके पास सामने आएगी वो भी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी ही इमेज भी मिरर में पीछे की ओर दूर बनेगी। दूर बनेगी नहीं बनेगी? तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम इन प्लेन मिरर। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी प्लेन मिरर में? सेम होती है। समझ में आ गई बात? साइज सेम, डिस्टेंस सेम, साइज सेम, डिस्टेंस सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट पार्ट राइट में, राइट पार्ट उसको क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। दूसरी चीज, क्या जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसको आप किसी स्क्रीन में बना सकते हो? स्क्रीन पे जिस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं दैट इज नोन एज द रियल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? और जिस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो केवल हमें दिखाई देती है, उसके पीछे स्क्रीन लगा होगा, स्क्रीन पे दिखाएगी नहीं देगी। स्क्रीन पे नहीं बना सकते हो, स्क्रीन पे नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी बनती है ना, उल्टी थोड़ी बनती है, वर्चुअल होती है। साइज सेम है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना है इससे? 1। मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज का रेशियो और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो प्लेन मिरर में जितनी आपकी शक्ल है उतनी शक्ल दिखाई देती है, मींस आपकी शक्ल की इमेज और आपकी शक्ल वास्तव में दोनों सेम है, उन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? तो आपको पूछे प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन कितना होगा? समझ में आ गई बात? तो यही चीजें इसमें दे रखी है। हमेशा क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, और लेटरली इन्वर्टेड। ये पॉइंट याद रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे? पक्का? कभी नहीं भूलोगे? कंफर्म? चलो, ये बात हो गई हमारे प्लेन सरफेस से कैसे इमेज बनती है। किससे बात हो गई? प्लेन सरफेस से इमेज कैसे बनती है। मैग्निफिकेशन, इसमें इसका मैग्निफिकेशन लोग बोलते हैं कि +1। आपको इसका क्या मीनिंग है कि व्हाट यू मीन बाय मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर इज +1? इससे ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है? वो भी बोल सकते हो। दूसरी चीज, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? सेम होगी और इमेज वर्चुअल बनेगी। मैग्निफिकेशन प्लस किस में आता है? वर्चुअल इमेज में आता है। रिफ्लेक्शन के केस में किस में आता है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल इमेज में होता है, किसमें? रिफ्लेक्शन में। किसमें? समझ में आई बात? अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है इसका मतलब क्या होगी? इमेज वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? तो आपको पूछे कि व्हाट यू मीन बाय मैग्निफिकेशन +1, इट मींस साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम एंड इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, तब आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। केवल अगर आप लिख दोगे साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम तो आपको आधा नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। नींद नहीं लेनी है। अरे, समझ में आ गया कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं किस पे? दो आपके अच्छे अच्छे से मिरर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर आपके पास 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉनकेव को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग,
और कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग? कन्वर्ज का मतलब समझते हो क्या होता है? एक ही पॉइंट में मिलाना, कन्वर्ज करना। एक ही पॉइंट पे मिलाना, कन्वर्ज करना, दैट इज कन्वर्जिंग। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। तो कॉनकेव मिलाता है, कॉन्वेक्स फैलाता है। मिरर लेंस में उल्टा होगा। लेंस में कॉनकेव मिरर मिलाता है, कॉनकेव मिरर मिलाता है, हाँ, और कॉन्वेक्स मिरर फैलाता है। जो मिलाता है उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। जो फैलाता है उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। रीजन लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? कि कॉनकेव मिरर कन्वर्ज इंसिडेंट रे बीम एट ए सिंगल पॉइंट। जो अगर इस मिरर पे जितनी भी रे आएगी, इन सबको ये एक ही पॉइंट पे क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तो ये कन्वर्ज पॉइंट हो गया। अगर यही रे आप इसके ऊपर डालोगे, ये बोलेगा भाई इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये बोलेगा तो इधर चला जा, तो इधर चला जा, तो इधर चला जा। इसने भगा दिया सबको इधर उधर। सेंटर वाली सीधी जाएगी, सेंटर वाली क्या जाएगी? सीधी जाएगी। तो इसने फैलाने का काम किया, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। इसने किसका काम किया? मिलाना का काम किया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग। तो दो टाइप के मिरर हो गए, कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या करता है? कन्वर्ज। कॉन्वेक्स क्या करता है? क्या है ये? मिरर। दिमाग में क्या रखना है? मिरर, क्योंकि लेंस में पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवर्स है। समझ में आई बात? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हमें पढ़नी है, क्योंकि ये जो मिरर हमने बनाया, ये मिरर कैसे बनता है? एक स्फेयर को काट के बनाते हैं। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसके काट का मिरर बनाते हैं। तो जो कॉनकेव बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे स्फेयर से काट लिया और इसके बाहर वाले पार्ट को हम लोग पॉलिश कर देते हैं, और अंदर जो पार्ट है ना, ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन का वर्क करता है, इसलिए इसका नाम दिया कॉनकेव। इस मिरर में क्या किया हमने? अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया, और बाहर का जो पार्ट है ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन का काम करता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। समझ में आई बात? अगर सेम चीज में देखें, इसमें एपरेचर का एरिया ज्यादा होता है, ये ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा? कर पाएगा नहीं कर पाएगा? और इसमें एपरेचर क्या होता है? कम होता है। अगर आपको फोटो लेनी है ज्यादा एरिया की, जैसे गाड़ी के पीछे देखने के लिए ये वाला लगा होता है। क्यों लगा होता है? ये ज्यादा एरिया कवर कर पाता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो प्लेन में बनाता है। वर्चुअल इमेज तो क्या बनाता है? पर ये वाला इसे कर्व शेप होने के बाद एरिया क्या होता है? ज्यादा, पूरी रोड को आराम से क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। एपरेचर ज्यादा होता है इसका। क्या होता है? एपरेचर प्लेन के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब इसके रिलेटेड कुछ डेफिनेशन से हम लोग देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया? कि आपने जो प्लेन मिरर बनाया, जिस स्पेस से आपने काटा, इसका एक सेंटर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज अपार्ट। एक ऐसा स्पेयर, होलो ग्लास का स्पेयर, जिससे आपने मिरर को अलग किया है, वो उसका क्या होगा? उसका सेंटर ही क्या होगा? इस मिरर का सेंटर होगा। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या हो जाएगा? जो मिरर का सेंटर पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या हो गया? स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ये स्पेरिकल मिरर का सेंटर है, पोल। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन पास होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। फोकस कॉन्केव में भी होता है और फोकस कॉन्वेक्स में भी होता है, पर कॉन्केव का फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स का फोकस इमेजिनरी होता है। उसका रीजन बताता हूं क्यों होता है ऐसा। अब यहां देखो, ये हमारे पास मिरर है। ये कौन सा मिरर है बताओ? और ये जो मिरर बनाया मैंने दूसरे वाला, ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है कि नहीं है? अब देखो, इसके अंदर जब रे आएगी, ये इसका सेंटर है और ये इसका आधा क्या होगा? फोकस होगा। यहां से अगर देखें इसके अंदर भी हम लोग, तो ये इसका क्या होगा? इधर अपने पास देखें, इसका
फोकस भी इधर होगा, सेंटर भी इधर होगा। अब इसमें क्या होगा, ये रे आई और रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? तो यहां से तो रियल में रे पास हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। यहां से अगर इसमें रे आई ऐसे पैरेलल, तो ये क्या होगी, ये ऐसे जाती है। क्या इसमें से रे रियल में जा रही है? क्या ये रियल में है? क्या सामने एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो ये इमेजिनरी फोकस होता है। ये क्या होता है? इमेजिनरी फोकस होता है। और ये क्या होता है? रियल फोकस। अब फोकस होता क्या है कि पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एट विच रिफ्लेक्टेड रे या फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड रे पास विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन आएगी वो इससे पास होगी। और इसमें क्या होगी, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड रे सीम्स टू कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है। किसमें लगता है? जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। और इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वास्तव में फोकस से पास होती है। अब फोकल लेंथ होता है इसमें। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? ये जो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ की वैल्यू जो होती है वो होती है r/2, रेडियस के हाफ के इक्वल क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। तो मेन चीजें क्या है इसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई चीज? कोई दिक्कत नहीं डेफिनेशंस के अंदर, तो लिख सकते हो या कोई समस्या है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इनसे इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। क्या रूल है? पहला रूल क्या कहता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। इसमें भी देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा सीम होगा कि वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है। तो रे विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये चीज मैंने बोली। इसमें ऐसा अपीयर होता है कि वो कहां से डाइवर्ज हो रही है? फोकस से डाइवर्ज हो रही है। और इसमें क्या होती है? फोकस से पास होती है। कोई समस्या नहीं इसमें। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो ऐसा लगेगा कहां से आ रही है? तो लगता किसमें है? कॉन्वेक्स में। जाती किसमें है? समझ में आ गई पहला रूल। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि अगर फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है? तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर इसमें भी फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। दोनों में सेम कैसे? कि इफ रे इंसिडेंट अलोंग द फोकस, रे इंसिडेंट अलोंग द फोकस और रे इंसिडेंट फ्रॉम द फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज, अगर आपकी रे सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहां से आ रही है? तो इट विल पास थ्रू सेम पाथ। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन सर्कल पे आती है, आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन अपन इसको मिलाएंगे तो यहां पे टेंजेंट ये हमेशा क्या होती है इसके? 90 डिग्री। मतलब ये नॉर्मल के अलोंग है। सेंटर से आना मतलब क्या हुआ? नॉर्मल के अलोंग आना हुआ। जब नॉर्मल के अलोंग आएगी तो सेम वापस अपने रास्ते से वापस जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? तो जब सेंटर से आएगी तो वापस सेंटर से ही जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन देखें, अगर रे आपकी क्या होती है? पोल पे इंसिडेंस है। कहां पे है? पोल पे। अगर एक्चुअली देखें, ये जब पोल से प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से मिला था ना बेटा, ये भी तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इसके नॉर्मल हुई कि नहीं हुई? क्या हुई? नॉर्मल। और हमने क्या पढ़ा है? एट नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे, I = R। कोई दिक्कत नहीं इनमें चारों पॉइंट में।
अब हमारे पास जो इमेज आती है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इमेज कैसे बनती है। तो यहां देखो, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रे डायग्राम पूछे जाते हैं, रे डायग्राम बनाना है आपका आना चाहिए। तो आपको रे डायग्राम बनाने के लिए दो रेज आप लोग ले लीजिए। कितनी रे लेनी है आपको? दो रे ले लीजिए। या तो आप एक रे कहां से ले लीजिए? सेंटर से ले लीजिए, या एक रे कहां से ले लीजिए? पोल से ले लीजिए। कहां से ले लीजिए? पोल से। और एक आप हमेशा इंसिडेंट करवाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको इंसिडेंट करवानी है। तो कैसे होगा बताओ अब? क्या रे, कैसे होगा? सबसे पहली बात देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पे? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं कहां पे है, बहुत दूर था। यहां से एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, जितनी भी पैरेलल रे आ रही है जाके कहां मिलेगी? फोकस पे। कहां मिलेगी? इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? इमेज विल फॉर्म एट फोकस। इमेज एट फोकस। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, इमेज कैसी होगी? रियल। रियल में रे मिल रही है ना, तो रियल इमेज होगी। क्या होगी? रियल इमेज। और तीसरी चीज क्या होगी? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज और वेरी स्मॉलर हम लोग बोल सकते हैं, वेरी स्मॉलर। ठीक है, या तो पॉइंट साइज हो गया बहुत ही छोटी होगी। समझ में आ गई बात? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट कहां है? इमेज कहां बनेगी? कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। और क्या होगा? रियल। और क्या होगा? इन्वर्टेड। कौन से लेंस मिरर की बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर में। अगर कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, फोकस में बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। याद रह जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपकी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है पर नॉन पोजिशन पे, ये यहां पे था, एक रे यहां से ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? फोकस से पास होगी। होगी कि नहीं होगी? दूसरी रे आपकी कहां से इंसिडेंट हुई? सेंटर से। वापस कहां से जाएगी? सेंटर से। ये दोनों कहां मिली? जहां मिली यहां इसकी इमेज बनी कि नहीं बनी? इमेज बनी। इमेज बनी। अब आप इस इमेज का देखो, क्या है इमेज? क्या है? उल्टी है कि नहीं है? इन्वर्टेड है। इमेज की साइज क्या है? इससे छोटी है, स्मॉलर है। और इमेज बन कहां रही है? सी और एफ के बीच में। कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है। तो पहले क्या लिखोगे? इमेज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। रियल। रियल है कि नहीं है? इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? और इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोल सकते हैं? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, कहां है रे? अगर बियॉन्ड सी है तो क्या होगा? इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। याद रह जाएगा? पक्का? चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी क्या है। अगली कंडीशन है, ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे है। कहां पे है? सेंटर पे है। तो आप देख रहे हो, एक रे इधर से गई, वापस फोकस आई, एक रे आपकी फोकस से गई, वो इसके पैरेलल हो गई। क्या हो गई? इमेज कहां बनी? जितनी ऊपर उतनी ही। तो कहां बन रही है इमेज? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है कॉनकेव में, तो इमेज भी सेंटर पे ही बन रही है। कहां बन रही है? साइज में क्या फर्क दिख रहा है? कोई फर्क नहीं है। तो सेम साइज की बन रही है। उल्टी बन रही है सीधी? उल्टी। इन्वर्टेड बन रही है। सीधी है तो फिर कैसी है? इन्वर्टेड है। रियल है। क्या है? अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी पे। कहां पे है? इमेज कहां बनेगी? कहां बनेगी? सी पर। कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। समझ में आ गई बात? अगला केस, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहां है? सी और एफ के बीच में है। तो देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी यहां पे है, यहां से रे गई एक ऐसी, कहां से जाएगी? फोकस से। एक रे इसने डाल दी यहां सेंटर वाले से, ऐसे इधर से गई, वापस भी इधर से इसी पाथ से जाएगी, नहीं जाएगी? ये गई, इमेज यहां बनी।
ये आपकी इमेज है कि नहीं है? और ये आपका ऑब्जेक्ट। देखने में देखो ऑब्जेक्ट क्या छोटा दिख रहा है, इमेज क्या दिख रही है, बड़ी। जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है तो इमेज आफ्टर सी बन रही है, सी के बाद में बन रही नहीं बन रही है? तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी रियल में बन रही है, तो रियल। उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड, और बड़ी बन रही है मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से मैग्निफाइड। क्या बन रही है? मैग्निफाइड। क्या बन रही है? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट मींस मैग्निफाइड इमेज। क्या होगी? मैग्निफाइड। समझ में आ गई बात अच्छे से? चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 5। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, कहां पे है? आगे देखो ये दोनों लाइन जा रही है पैरेलल। पैरेलल लाइन कहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती, तो उसको मानते हैं कहां पे? इनफाइनाइट पे। कहां मानते हैं? ये रे रियल में जा रही है, इसका मतलब जहां भी मिलेगी रियल में इमेज बनाएगी। क्या करेगी? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्निफाइड बनेगी। हाईली रियल, हाईली मैग्निफाइड, इन्वर्टेड एंड फॉर्म एट इनफाइनाइट। क्या बनेगी? इनफाइनाइट। अगला सबसे इंपॉर्टेंट केस, जब ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में आ जाए। कहां आ जाए? जब ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? एफ और पी के बीच में यहां से एक रे गई आपकी, मान लीजिए सेंटर वाला दिखा दी इसने, चाहो तो आप यहां से ले सकते हो, ऐसे एक रे इधर ले लो। ये कहां से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी? और एक ये जाएगी। आगे जाके तो कोई मिलने के आसार ही, इनको पीछे बढ़ाओगे तो पीछे तो वास्तव में तो कोई रे गई नहीं, ये तो हमने क्या किया? एज्यूम किया है। तो जब रे वास्तव में नहीं जाती है वो इमेज कैसी होती है? कैसी? इमेजनरी या वर्चुअल। अब साइज देखो, ये बड़ी साइज बन रही है, ये क्या बन रही है? छोटी। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के अंदर, जब पी और एफ के बीच में है, कहां है? तो इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर, मैग्निफाइड बनेगी, बट वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। उल्टी है क्या? ये उल्टी नहीं है, सीधी है। तो ध्यान देना, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बोले, क्या बोले? वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बोले तो आपका एक ही मिरर है। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर जितनी भी वर्चुअल इमेज बनेगी दैट विल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगी? लार्जर इमेज बोले, वर्चुअल इमेज बोले तो कौन सा मिरर है? दिमाग में क्या आना चाहिए? कौन सा आना चाहिए? पक्का? लार्जर बोले, वर्चुअल बोले तो एक ही मिरर बनाता है, कॉनकेव। क्या बनाता है? समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? पक्का? ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनेगी, लार्जर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते, स्क्रीन पे नहीं बना। समझ में आ गई बात? ये 6 केस किस मिरर के हो गए? कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। किससे हो गए? कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। अगला देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज के दो ही केस आपको लेने हैं। एक, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। कहां बनेगी? कैसी इमेज बनती दिख रही है आपको? रे रियल में जा रही है क्या? पीछे नहीं जा रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। पॉइंट साइज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी? इरेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, पॉइंट साइज इमेज, और वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड इमेज। हाईली डिमिनिश्ड इमेज। अब अपन पास आता है इसके अंदर, जब ऑब्जेक्ट किसी भी नॉन पोजीशन पे है, क्योंकि यहां पे सब सेंटर और एफ तो सब पीछे रह गए, सेंटर और सब पीछे रह गए, दूसरी साइड में रह गए, तो यहां सी एफ की बात नहीं करनी है। अगर किसी भी नॉन पोजीशन पे है तो इमेज हमेशा आपकी क्या बनेगी? सी एफ और पी के बीच में बनती। क्या बनती है? एफ और पी के बीच में बनती। इमेज क्या बनती है? एफ और पी के बीच में बनती है। क्या बनती है? इमेज की साइज देखो क्या बन रही है?
इमेज की साइज बहुत छोटी बन रही, नहीं बन रही है? अरे जब गाड़ी में साइड में मिरर लगा होता है ना, वो कौन सा होता है? रियर व्यू मिरर जो बोलते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है? पीछे जितनी बड़ी बस है उतनी बड़ी बस दिखाई देती है, आपको इस मिरर में छोटी सी दिखाई देती है? ये इतनी बड़ी दिखाई देती पूरी नहीं होती ना। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, कहां पर है? किसी भी नॉन पोजीशन पे है, किसी भी नॉन पोजीशन पे है, तो इमेज कहां बनेगी? पी और एफ के बीच में बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब छोटी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ध्यान रखना, अगर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज है तो मिरर बिना बोले दिमाग में कौन सा आना चाहिए? कॉन्वेक्स। वर्चुअल इमेज है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, तो बिना बोले मिरर कौन सा आना चाहिए? कॉनकेव। और रियल इमेज है, चाहे कैसी भी हो, दिमाग में क्या आना चाहिए? समझ में आ गई बात? मिरर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है। रे डायग्राम बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ये रे डायग्राम सबके सब याद कर लेना। क्या कर लेना? सबके सब अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से। समझ गए? अगला देखते हैं, साइन कन्वेंशन कैसा होता है मिरर के अंदर। साइन कन्वेंशन कैसे होता है वो पढ़ना। यहां पे देखो बेटा, क्या होता है, साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास आएगा। जब अपन मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। साइन कन्वेंशन के लिए ध्यान क्या रखना है? ऑब्जेक्ट हमेशा आपका मिरर के सामने रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। इमेज आपकी मिरर के पीछे ही बन सकती है, इमेज आपकी मिरर के आगे भी बन सकती है। जितनी भी डिस्टेंस है हमेशा कहां से मेजर होगी? पोल से। कहां से मेजर होगी? पोल से। अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हुए, अगर आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से चले और पोल से इधर जाना है तो इधर जाना पड़ेगा, और मिरर से सामने से हमेशा क्या होती है? रे इंसिडेंट होती है। रे हमेशा कहां से इंसिडेंट होती है? मिरर। अगर अपन जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और डिस्टेंस मेजरमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेजरमेंट की डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है तो डिस्टेंस क्या लेंगे? नेगेटिव। पोल से जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर से आ रही है तो डिस्टेंस पॉजिटिव। पोल से इधर जा रहे हैं, डिस्टेंस इधर से मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी मिरर हो, चाहे ये मिरर हो और चाहे आपका ये मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखोगे? मिरर के सामने रखोगे नहीं रखोगे? रखोगे। इसकी डिस्टेंस जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं से रे आएगी नहीं आएगी? वहीं से रे आएगी नहीं आएगी? आएगी। ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, इधर जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे इनके दोनों का अपोजिट जा रहे हो, इसका मतलब ये भी क्या होगा? इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? क्या होगी? नेगेटिव। बात करें फोकल लेंथ की, कॉनकेव का फोकस इधर है, कॉन्वेक्स का फोकस इधर है। इसकी फोकल लेंथ नापने तो आपको इधर जाना पड़ेगा, इसकी फोकल लेंथ नापने तो आपको इधर जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? तो इसके इधर साइड में जा रहे हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हो, इसका मतलब इसका फोकस क्या है? नेगेटिव। इसका फोकस क्या है? इधर जाना है ना। तो ध्यान रखना, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। ध्यान रखना, कॉनकेव की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ। समझ में आ गई बात? वर्चुअल इमेज बनेगी तो इसके भी पीछे बनती है और इसमें भी पीछे बनती है, तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इधर मापेंगे नहीं मापेंगे? वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पीछे मापेंगे नहीं मापेंगे? तो पोल से दूसरी साइड में जा रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब वर्चुअल इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। अगर रियल इमेज बनेगी तो इसके नीचे से बनेगी, तो रियल इमेज डिस्टेंस क्या होगी? क्या होगी? ऑब्जेक्ट की सेम डायरेक्शन में बनती है रियल इमेज, तो नेगेटिव। क्या होगी? ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज
डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, रियल इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, फोकस किसका नेगेटिव है? कॉनकेव का। फोकस किसका पॉजिटिव है? फोकस किसका रियल है? कॉनकेव का। फोकस किसका वर्चुअल है? कॉन्वेक्स का। समझ में आ गई बात? अब इसमें आ जाता है मिरर फॉर्मूला। क्या आता है? आपको सीधा याद रखना है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ यहां पे क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस क्या है? और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है u? तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जब क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, क्वेश्चन में सीधा वैल्यू डाल सकते हो। जैसे ही आपके मिरर का नाम दे दे, मिरर का नाम देते ही आपके दिमाग में आना चाहिए किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव। क्योंकि मिरर के नाम से क्या पता चलेगा? एप पता चलेगा। अगर कॉनकेव देगा तो एप लोगे नेगेटिव, और कॉन्वेक्स देगा तो एप लोगे पॉजिटिव। साइन देखा नहीं एग्जाम में। यू हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव। यू हमेशा क्या लेना है? समझ में आ गई बात? फिर v की वैल्यू निकालोगे। v अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इमेजनरी। v नेगेटिव आता है, इमेज कैसी है? तो इसका मतलब v नेगेटिव किस में आ सकता है? कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में कभी v नेगेटिव नहीं आया। और दूसरी चीज, कॉन्वेक्स के अंदर आपने ध्यान दिया होगा, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। क्या बनती है? इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो आएगी दैट इज ऑलवेज लेस देन फोकल लेंथ। ये भी एग्जाम में चेक करने का तरीका, अगर आपने क्वेश्चन किया कॉन्वेक्स लेंस मिरर का, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन किया, आपने इमेज डिस्टेंस निकाली, अगर वो फोकल लेंथ से ज्यादा आ गई, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। क्योंकि इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या आनी चाहिए? फोकस से कम आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। अगर v पॉजिटिव आ रही है, फोकस से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई समस्या नहीं? चलो, अब इसमें एक फॉर्मूला बचता है, वो बचता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? जानते हो क्या होता है? बता देता हूं मैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, S'/H। अगर अपन इसका फॉर्मूला ये भी लिखते हैं, m इक्वल टू -v/u। अगर रियल इमेज है, रियल इमेज है तो क्या होगा? m नेगेटिव। m क्या होगा? नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है तो m क्या होगा? पॉजिटिव। ध्यान देना, रियल इमेज है तो नेगेटिव। अब रियल इमेज में m आपका ग्रेटर देन 1 है। m क्या है? ग्रेटर देन 1 है, -1 से बड़ा होगा तो क्या होगी? मैग्निफाइड। और m अगर आपका लेस देन -1 है तो क्या होगा? और 0 से होगा ना, 0 और -1 के बीच में होगा। इसको ऐसे लिखेंगे, -1 m लेस देन 0, ये वाला है। तो आपकी इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी। और m आपका जो पॉजिटिव में आएगा वो तो हमेशा m आपका क्या आएगा? m 2 आ सकता है, m ग्रेटर देन लेस देन 1 भी आ सकता है, m ग्रेटर देन 1 भी। ग्रेटर देन 1 आपको पता है एक ही केस में आता है। किस में आता है? कॉनकेव में। लेस देन 1 किस में आएगा? कॉन्वेक्स में। ये देख के भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों मिरर हो सकते हैं। m की वैल्यू नेगेटिव है तो केवल कॉनकेव मिरर होगा। नेगेटिव है, 1 से छोटी है, -1 और 0 के बीच में है तो डिमिनिश्ड इमेज है। -1 से ज्यादा है, -2 -3, इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज है। पॉजिटिव है, लेस देन 1 है, इसका मतलब मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा है? कॉन्वेक्स। और पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। समझ में आ गई बात? ये आपको ध्यान रखनी है। अब अपन ये रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है। किसका पार्ट कंप्लीट होता है? रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, जो भी पढ़ा देखो। ए 10 mm लॉन्ग ऑल पिंस इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इसके सामने रखा है कॉनकेव मिरर में। ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट में बनती है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर में कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है, क्योंकि मिरर के फ्रंट में कौन सी बनती है? रियल इमेज। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपके पास देखो m, ये ऐसा मिरर है, ठीक है? मिरर है कि नहीं है? अब आपको खुद पता करना पड़ेगा। देखो 10 mm की है,
साइज कितनी है इसकी 10 mm, और इसकी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है 5 mm बन रही है। क्या बन रही है 5 mm। इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ होगी फोकस और सी के बीच में होगी, तभी तो छोटी इमेज बने नहीं बनेगी, तभी तो छोटी इमेज बनेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपकी क्या होगी इससे ज्यादा, ये कुछ इस टाइप की इमेज बनेगी तभी होगा ऐसा होगा। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में बैठना चाहिए चीज कि भाई बड़ी इमेज थी, इसकी छोटी इमेज बन रही है। बड़ी की छोटी किसमें बनती है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, इमेज कहाँ बनती है सी और एफ के बीच में बनती है। अब एम कैसे निकालोगे, एम इक्वल टू क्या होता है माइनस वी अपॉन यू। यहां पे एम कितना है आपका, एम नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे और होगा कितना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कितनी है 5 और अपॉन 10 कितना होगा, और नेगेटिव क्यों लिया पता चल गया, नेगेटिव क्यों लिया समझ में आ गई, इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओ यहां से क्या हो गया, तो 2u इक्वल टू कितना आ गया, v है ना ये, सॉरी 2v इक्वल टू क्या आ गया u आ गया, 2v इक्वल टू क्या आ गया v। अब हमारे पास पता है कि कहां रखी हुई है फॉर्म्ड एट, ये तो v है, क्या है v, क्या है v कितना है, v लेंगे माइनस का 30 तो u कितना आएगा माइनस का, तो f के फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 30 माइनस का 1 अपॉन 60, तो 1 अपॉन f इक्वल टू कितना आएगा बेटा 60 माइनस का 2 माइनस का 1 तो कितना है 1 अपॉन f इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 60 मीन्स f इक्वल टू कितना आ गया 60 अपॉन माइनस का 3, तो f की वैल्यू कितनी आएगी 60 अपॉन 3 माइनस का 20, ऑप्शन बी। ऐसे सोल्व करते हैं क्योंकि m के साथ वैल्यू को रखनी आनी चाहिए आपको। सबसे पहले देखो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही कॉनकेव मिरर दिखा, कौन सा दिखा छोटी इमेज दिखी और मिरर के फ्रंट में दिखी, इसका मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज है तो m क्या लेना हमें नेगेटिव, क्या लेना है m निकाल दिया, m के रिलेशन से हमें क्या मिल गया v और u का रिलेशन मिल गया। इसमें से हमें v दे रखा है, क्या दे रखा है v दे रखा है, तो पहले u निकाल लिया, v और u मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो f निकाल सकते हो। पहले छोटा सा रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो हमेशा, ताकि डेटा को एनालाइज करना क्या रहता है आसान रहता है, डेटा को एनालाइज करना आसान रहता है। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज वर्चुअल बनाएगा। तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर कब बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहां होता है फोकस और पोल के बीच में, तो प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल कौन सा दे रखा है, ये दे रखा क्या ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, ये रहा। फोकस और पोल का मतलब क्या हुआ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन द फोकल, लेस देन फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ फोकस और पोल के बीच में हुआ ना। हम ऐसा जरूरी थोड़ी हुई आप रटे रटे भाषा में लिखे, थोड़ा घुमा के भी तो when focal length is less than sorry when object distance is less than the focal length, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन बताओ, फॉर द गिवन डेटा शो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, क्या क्या देखा रखा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है। ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, ए में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 30, फोकल लेंथ कितनी है 20, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 फोकल लेंथ 10। अब मुझे बताओ पहले तो आप बिना बताए बताओ पोजीशन क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि सी कितना होगा इसे 40 पे होगा और इसके बीच में इसमें क्या होगा ये 15 और ये 10, 15 और 10 का मतलब क्या हुआ 15 से पहले, तो बिटवीन पी एंड एफ, और यहां पे क्या है 10 का 20 मतलब 8C, ये कंडीशन मिल गई अपने पास। आउट ऑफ द 3 विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज, सेम साइज किसमें बनता है जब सेंटर पे होता है,
तो कौन सी है यहाँ पे? ये तीसरी कंडीशन में क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी सेम और इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज विल बी सेम. विच मिरर इज बीइंग यूज्ड टू मेक मेकअप मिरर? मेकअप मिरर में कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव, बड़ी शक्ल. मेकअप करने के लिए आपकी बड़ी शक्ल दिखनी चाहिए. क्या दिखनी चाहिए? बड़ी शक्ल. देखते हो ना शादियों में अंदर 5 किलो मेकअप चढ़ा के शक्ल जो होती है उसको बड़ा दिखा देते हैं, होता है ना ऐसा. पर वो मेकअप लगाने से पहले अपनी शक्ल देखने के लिए भी कौन सी शक्ल यूज, कौन सा मिरर लगाता है सामने? कॉनकेव, जो क्या बनाता है? वर्चुअल और बड़ी इमेज बनाता है. वर्चुअल और, ताकि आपके जो काले धब्बे छोटे छोटे हैं वो बड़े होके वहां दिख जाएं, ताकि उसके ऊपर वो क्या कर सके? अच्छे से दौड़ा पाउडर रगड़ सके. ठीक है. अगला, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 और पार्ट 2 का रे डायग्राम बना सकते हो बेटा? पार्ट 1 में देखेंगे ऐसा बनेगा. ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर और ये इसका ऑब्जेक्ट. कहां पे है? सेंटर और ऐप के बीच में, क्योंकि ये 20 है ना, ये 40 पे होगा. ठीक है. अब यहां से ऐसा जाएगा. एक जला जो फोकस है, कहां से चला जाओगे? फोकस है. एक चाहो तो आप सेंटर से भेज सकते हो, ऐसे ऐसे सेंटर वाली भेज सकते, नहीं भेज सकते हो? वापिस ही ऐसे ही जाएगी सीधी, आगे जाके कहीं मिलेगी ऐसे. बड़ी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? बन जाएगी. और दूसरा केस कौन सा है? 15 और 10 है. तो ये आपका रेग डायग्राम कौन सा बनेगा बताओ? एफ और पी के बीच वाला. और ये एफ यहां ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं. ठीक है. यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है. एक रे इधर गई, फोकस हो जाएगी, और एक रे आप यहाँ पे डाल दीजिए. आगे जाके कहीं मिलने के चांस नहीं है. कहां मिलाओगे? पीछे मिलेगी. ये कौन सी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज. तो ये कुछ क्वेश्चंस और कुछ रिफ्लेक्शन का पार्ट हमने सॉल्व किया. आई थिंक ये समझ में आया होगा पूरा पूरा पार्ट. तो रिफ्लेक्शन में इतना ही है. किस में इतना ही है? नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन. अब आपको ये काम करना है, इन दोनों मिरर का यूजेज जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, वो खुद से याद कर लेना है. कर लोगे? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. सी यू इन नेक्स्ट सेशन.